Hello everyone, I am Ritika Zuzgar, Assistant Professor IT Department. So in the course of machine learning, we discuss about Unit 5. Okay, so in this in previous video we already covered the topic that is rule based model. So in that we discuss what is mean by association rule mining. So in this video we discuss about the working of this association rule mining and the types of this association rule mining. Okay, so let us discuss first what is the working of association rule mining. Okay, so how this association rule mining works. So in the association rule learning works on the concept of if and else statement. Okay, एसोसिएशन रूल जैसे अगर हमारे पास दो डेटा सेट है सो उसके अंदर हम कौन से रूल्स अप्लाई करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट या फिर इफ एल्स रूल्स को हम अप्लाई करेंगे. सो एसोसिएशन रूल लर्निंग वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ इफ एंड एल्स स्टेटमेंट सच एज इफ ए देन बी. ओके, सो कैसे वर्क करेगा इफ ए देन बी. So here the if element is called as an antecedent and the statement is called as a consequent. Okay, so if a क्या होगा हमारा antecedent होगा means antecedent means what हमारा input value. Okay, input value जो भी होगी. Okay, so if a means antecedent and उसके if a के अकॉर्डिंगली जो भी हमारा नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट होगा देन b. अगर a होगा तो b भी होगा. ओके, इफ a देन b. सो अगर a वाला स्टेटमेंट अगर हमारा एंटीसीडेंट है जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा अकॉर्डिंग टू द a उसको बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट. ओके, सो इफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज एंटीसीडेंट एंड द स्टेटमेंट जो भी होगा विच इज कॉल्ड एज अ कॉन्सिक्वेंट. So this type of relationship where we can find out some association or a relation between the two items, it is called as a single cardinality. Okay, जैसे यहाँ पे बोला था मैंने एसोसिएशन रूल माइनिंग के अंदर हम क्या करते हैं जो भी डेटा आइटम्स होते हैं उसके बीच का रिलेशनशिप हमें बताना पड़ता है या फिर एसोसिएट करना पड़ता है दो डेटा आइटम्स को जो कि सिमिलर सेक्शन में होंगे. So this type of relationship where we can find out the some associations or the relation between the two items. So it is all about creating the rules, and if the number of item increases then the cardinality also increases. Okay, cardinality means what? यहाँ पे हमने क्या किया single cardinality use किया if A then B. Okay, so this is a single cardinality. Okay. सो अगर हमारे और भी रूल्स जनरेट होते हैं सो अनदर कार्डिन अगर यहाँ पे सी भी होता है सी डेटा सेट भी होता है इफ ए देन बी. सो ए टू सी का भी सम रिलेशन हो सकता है. सो जितने नंबर ऑफ हमारे रूल्स क्रिएट होंगे इफ ए देन बी ये फर्स्ट रूल होगा हमारा. देन और भी रूल्स अगर जनरेट होते हैं सो उतने नंबर ऑफ हमारे कार्डिनलिटीज भी बढ़ेंगे. इफ ऑल about it is all about creating the rules. so जितने number of हमारे items increase होंगे a item होगा b item होगा c item d item. okay, so on जितने number of item increase होंगे उतने number of cardinalities भी हमारे increase हो जाएंगे. okay, if the number of item increases then the cardinality also increases accordingly. So to measure the association between the thousands of data items, there are several metrics. So these metrics are given by support, confidence and lift. Okay, so यहाँ पे तीन डेटा सेट है हमारे पास तीन डेटा आइटम्स है उसके लिए हम रूल अप्लाई कर सकते हैं कार्डिनलिटी जनरेट कर सकते हैं. बट अगर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ डेटा आइटम्स है तो उसके लिए हम कैसे रूल अप्लाई करेंगे इफ ए देन बी टू सी सी डी ई ऐसे 1000 के लिए नहीं कर सकते हम. सो उसके लिए सब मैट्रिक्स यूज किए जाते हैं जैसे कि सपोर्ट मैट्रिक्स, कॉन्फिडेंस मैट्रिक्स एंड लिफ्ट मैट्रिक्स. ओके, clear? Understood? Any doubt up to this? Yes or no? Yeah, तो okay. So let us understand this matrix one by one. First is the support. So support is the frequency of A or how frequent
an item appears in a data set. Okay, अगर हमारे पास एक डेटा सेट है जिसके अंदर पर्टिकुलर ए आइटम कितने टाइम्स फ्रीक्वेंटली यूज किया है वो हमें चेक करना है. ओके, सो सपोर्ट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए. उसमें से हम फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, हर एक डेटा सेट की हम फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे एंड हाउ द फ्रीक्वेंटली एन आइटम अपीयर्स इन द गिवन डेटा सेट. ओके, सो इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन. ओके, कितने नंबर ऑफ फ्रैक्शंस में हम डेटा सेट को ट्रांजैक्ट कर रहे हैं. ओके, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं. अगर हमारे पास 100 नंबर ऑफ डेटा सेट है गिवन, सो उसमें से पर्टिकुलर जो ए कैरेक्टर है वो कितने फ्रीक्वेंटली यूज किया है, बी वाला कितने फ्रीक्वेंट टाइम्स में उसको यूज किया है, सो उसका जो ट्रांजैक्शन है वो हम यूज करेंगे सपोर्ट के. So if there are x data set, then for the transaction t it can be written as, okay, support x, frequency x means x data set divided by transaction t. Okay, so it is defined as the fraction of transaction t that contain the item set x. So if there are x data set, then for transaction t it can be written as frequency of x divided by t. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी हमारा आइटम सेट है एक्स वाला उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करनी है एंड फ्रैक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन टी. ओके, सो दिस इज अ सपोर्ट. देन नेक्स्ट इज अ कॉन्फिडेंस. सो कॉन्फिडेंस इंडिकेट्स हाउ ऑफन द रूल्स हैज बीन फाउंड टू बी ट्रू. So or how often the items x and y occur together. Okay, x and y occur together in the given data set. So when the occurrence of x is already given, so it is the ratio of transaction that contains x and y to the number of records that contains x. So अगर हमें पता है फ्रीक्वेंसी ऑफ x ऑकरेंस हमें पता है, so अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, y को फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ x and y. So the occurrence of x is already given, so it is the ratio of transactions that contains x and y to the number of records that contains total x. Okay, so this is the confidence. Then next is a lift. So it is the strength of any rule which can be defined as the below formula. So lift is equal to the support of x comma y divided by support of x into the support of y. Okay, so this is a lift. So it is the ratio of observed support measure and expected support if x and y are independent of each other. तो यहाँ पे लिफ्ट के जो वैल्यूज है, लिफ्ट इक्वल टू, यहाँ पे लिफ्ट की वैल्यू 1 भी मिल सकती है, ग्रेटर देन 1 हो सकती है या फिर लेस देन 1 हो सकती है. सो लिफ्ट की वैल्यू अगर इक्वल टू 1 आती है, सो जो भी हमारे एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे. अगर जो भी लिफ्ट की वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन 1 आती है, सो जो भी हमारे गिवन आइटम्स है उसकी डिग्री ऑफ आइटम सेट जो है वो डिपेंडेंट होंगे ईच अदर. एंड लिफ्ट इज लेस देन 1 मीन्स व्हाट, वो नेगेटिव में भी आ सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ एसोसिएशन रूल माइनिंग. सो एसोसिएशन रूल mining can be divided into the 3 algorithms. First is a prior algorithm, then Euclid algorithm and the FP growth algorithm, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था. ओके, so यहाँ पे मैं ओवरव्यू देती हूँ ये तीनों algorithms का. So first is what the prior algorithm. So this algorithm uses the frequent data sets to generate the association rule. So it is designed to work on the database that contain the transaction. Okay, so जो भी हमारे prior algorithms होंगे उसके अंदर हम ये यूज करेंगे, डेटा सेट यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रांजेक्शन भी यूज करेंगे. So this algorithm uses the frequent data set to generate the association rule. So it is designed to work on the database that contains the transactions
Okay, so this algorithm uses the breadth first search and some hash tree to calculate the item set efficiently. Okay, यहाँ पे हम BFS यूज करेंगे. आप लोगों को पता है BFS, breadth first search पता है? Yes or no? Okay, what is breadth first search? Hmm? Starting from root node. Okay. Okay, depth wise. Okay, starting from root node to the all the nodes in the depth manner. Okay, depth wise वो depth 1, depth 2, depth 1 से वो start depth 0 से start करेगा. Sorry. Okay, root node depth 0 होगा, then next वाला depth 1 होगा, then depth 2 up to the leaf node. Means वो क्या करेगा, depth wise उसको search करेगा हर एक node को. Okay, so this is a DFS. So यहाँ पे मैंने बताया था maximum depth. Yes. अप्रायर एल्गोरिथम के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर उसके अंदर कैसे यूज होगा? ओके, मशीन लर्निंग के अंदर बोल रहे हो क्या? म्हणजे वही, हाँ मीन्स वही हुआ वो आर्टिफिशियल. सो यहाँ पे वो एल्गोरिदम क्यों यूज किए जाते हैं, जैसे मैंने बोला था यहाँ पे मार्केट बास्केट का एग्जांपल है. सो अगर मशीन को खुद से एनालाइज करना है, खुद से प्रेडिक्शन करना है, सो वो कैसे सर्च करेगा, इसके लिए ये एल्गोरिदम यूज किए जाते हैं. मीन्स ओके, अभी कैसे मतलब बताऊँ मैं आप लोगों को. अगर एआई के अंदर इसको यूज करना है, सो रोबोट, अगर मैं सुपरमार्केट के अंदर मैं एंटर करती हूँ, सो हम जो ह्यूमन हैं वो एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से सेक्शन में हमें जाना है. ओके, ये वाले सेक्शन में जाना है, मीन्स हाँ बेकरी सेक्शन में जाना है, ग्रोसरी सेक्शन में जाना है, या अदर होम अप्लायंस के अंदर जाना है. बट रोबोट को कैसे समझ में आएगा, मशीन को कैसे अंडरस्टैंड होगा ये कंसेप्ट. सो यहाँ पे हम ट्री के कंसेप्ट एल्गोरिदम्स को अप्लाई करेंगे, जिसके अंदर BFS होगा. मीन्स जो कि रोबोट के अंदर जो भी हमने एल्गोरिदम्स अप्लाई किए, जो भी उसको लर्न करना है या फिर मशीन को खुद से लर्न करना है, उसके लिए जो एल्गोरिदम्स यूज किए जाते हैं, सो ये सारे BFS DFS उसके अंदर अप्लाई करेंगे एल्गोरिदम्स को. या फिर अप्रायर एल्गोरिदम जो है उसके अंदर हम अप्लाई करेंगे, जो भी 1000 नंबर ऑफ डेटा सेट को कैसे एनालाइज करेगा, कैसे प्रेडिक्शंस करेगा कि उसको कौन से सेक्शन में जाना है. सो उसके लिए ये एल्गोरिदम्स यूज किए जाते हैं. सो अगर आपको कोई भी रोबोट वगैरह होता है, उसको सब क्या बोल सकते हैं, उसको सम डेटा सेट तो देनी चाहिए या फिर सम एल्गोरिदम प्रोवाइड करनी चाहिए ना रोबोट के अंदर, सो दैट वो उसके जैसे वर्क करेगा. आया समझ में? सो ये जो पूरे मीन्स कोडिंग के अंदर पूरे ये एल्गोरिदम्स यूज किए जाते हैं, BFS DFS. सो डेप्थ वाइज कैसे सर्च करेगा, हर एक प्रोडक्ट को उसने सर्च करना चाहिए ना, जो भी डेटा आइटम्स है उसके पास गिवन है. सो जो फर्स्ट वाला जो सेक्शन है उसके पास बेकरी का आइटम जो है, सो हर एक प्रोडक्ट को सर्च करना चाहिए. मीन्स बेकरी प्रोडक्ट के अंदर क्या आएंगे, ब्रेड ब्रेड का सेक्शन आएगा, देन बटर का सेक्शन आ सकता है, मिल्क के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हो सकते हैं. सो हर एक सेक्शन को वो डेप्थ वाइज कैसे सर्च करेगा, हर एक नोड को तरफ जाना चाहिए, हर एक सेक्शन से वो कैसे फाइंड आउट करेगा थिंग्स को. सो यहाँ पे वो BFS एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं. ओके, सो आपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर लर्न किया होगा ना BFS. आया समझ में? सो आपने क्या देखा था एआई के अंदर BFS का?
BFS को पाथ फाइंडिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। रूट अगर फाइंड आउट करना है, सो BFS एल्गोरिथम को यूज कर सकते हैं, BFS टेक्निक को यूज कर सकते हैं। क्योंकि ग्राफ के अंदर हमने BFS के अंदर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपने लर्न किया होगा ना, BFS ग्राफ के अंदर कैसे यूज करते हैं, ट्रीज के अंदर कैसे यूज करते हैं। सो BFS को प्रीम्स एल्गोरिथम, ओके, प्रीम्स एल्गोरिथम पता होगा आप लोगों को, डिक्सटार्स एल्गोरिथम पता होगा। सो जिसमें से मिनिमम डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है, सो ये सारा BFS सर्च एल्गोरिथम है। सो आप पूछ रहे हो उसको AI के अंदर कैसे यूज करेंगे, है ना? यस, यही था ना क्वेश्चन आप लोगों का। तो आया समझ में? क्या समझ में आया बताओ? Machines. Okay, easy for machines to predict some particular data item. Okay. ओके, हैश ट्री पता है? व्हाट इज हैश ट्री? सेकेंड ईयर में हुआ होगा ना आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। हैश ट्री। हम्म हम्म सो क्या कैसे वर्किंग होता है हैश ट्री का? यस, रिमेनिंग स्टूडेंट्स। इट स्टोर्स द कीज। So how the keys work in the particular data set? So जो भी ट्रीज होंगे आप लोगों के पास या फिर नोड्स होंगे, उसको हम कीज के कैसे अप्लाई करेंगे, उसका वर्किंग कैसे होगा? नेक्स्ट। यस यस यस, करेक्ट। ओके, हमारे पास सम जो भी डेटा आइटम्स होंगे उसको हम एक लिंक लिस्ट के अंदर प्लेस कर सकते हैं या फिर एरे लिस्ट के अंदर प्लेस कर सकते हैं। हर एक जो डेटा आइटम्स है उसके लिए हमने की जनरेट करके रख सकते हैं, उसको हर एक बकेट में भी स्टोर कर सकते हैं हर एक को। सो अकॉर्डिंगली हम उसके हैश की फाइंड आउट करेंगे और उसको अकॉर्डिंगली हम सर्च कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हैश। ओके, हर एक के लिए हैश टेबल जनरेट करते हैं। ओके, हैश की जनरेट करनी पड़ेंगी। जो भी की जनरेट की है हमने उसको अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, जो डेटा आइटम है उसको हैश टेबल में प्लेस करना है। सो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कोई भी डेटा आइटम्स को बाय यूजिंग हैश ट्री कंसेप्ट। So in the prior algorithm, this algorithm uses the frequent data sets to generate the association rule. It is used a breadth first search and hash tree to calculate the item efficiently. So it is mainly used for
market basket analysis and helps to understand the products that can be bought together. जितने भी number of products हमने bought किए, जैसे मैंने बताया था bread, milk, egg, butter, ये अगर मैंने सारे items को bought means buy किया है, so this is the market basket analysis example. So it can also be used in the healthcare field also, field to find the drug reactions to for the patient. Means जो भी patient ने drugs किए हैं उसके reactions क्या होंगे. Okay, so drugs लेने के बाद उसके reactions पता है. So ये क्या हो सकता है, example हो सकता है a prior algorithm का. Okay, so a prior algorithm हम next part में discuss करेंगे deeply. तो यहाँ पे मैं बस types बता रही हूँ आप लोगों को कि association rule के types कौन से. A prior, इक्लेट एल्गोरिथम एंड एफपी एल्गोरिथम. सो हम डीपली अप्रायर एल्गोरिथम को स्टडी करने वाले हैं. सो नेक्स्ट इक्लेट एल्गोरिथम क्या है. सो इट स्टैंड फॉर द इक्विवेलेंस क्लास ट्रांसफॉर्मेशन. It uses a DFS, depth first search, okay, BFS and DFS. So it uses the DFS techniques to find the frequent item set in the transaction database. So it performs the faster execution than the prior algorithm. यहाँ पे BFS algorithm यूज किया जाता है, इक्लेट के अंदर DFS algorithm, DFS टेक्निक को यूज किया जाता है. So FP growth algorithm, the FP growth algorithm stands for frequent pattern and it is the improved version of the prior algorithm. So it represents the database in the form of tree structure that is known as a frequent patterns or a tree. So the purpose of this frequent trees is to extract the most frequent patterns. Okay, prior के similar ही है FP growth. Okay, इसके अंदर बस advanced और कंसेप्ट यूज किए हैं. ओके, सो प्रायर के अंदर एक्सप्लेन करने के बाद मैं आप लोगों को बता दूंगी एफपीएल ग्रोथ भी क्या है. ओके, सो नेक्स्ट इज द एप्लीकेशंस ऑफ एसोसिएशन रूल माइनिंग, मार्केट बास्केट एनालिसिस, मेडिकल डायग्नोसिस एंड प्रोटीन सीक्वेंस. सो द मार्केट बास्केट एनालिसिस क्या है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है एसोसिएशन रूल माइनिंग का. ओके, सो दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड बाय बिग रिटेलर्स to determine the association between the items. Okay, then medical diagnosis के अंदर with the help of the association rules the patient can crude easily and it helps in identifying the probability of illness of that particular disease. Okay, then the protein sequence के अंदर, so in the association rule it helps to determining the synthesis of the artificial proteins. So it is also used for the catalog design, loss leader analysis and many more applications. So most important applications कौन सा है association rule mining का, market basket analysis. Okay, so in the prior algorithm के अंदर हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं how this market basket analysis works. Thank you.